हाँ, so electrical field and electrical charges and field. In that we have discussed lastly Coulomb's law. एंड कूलम्स लॉ के बेस पर हमने जो भी बुक में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल थे, फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स वी हैव डिस्कस्ड. कई लोगों ने उसका टेस्ट भी दिया है, कई लोगों का बाकी भी है. तो दैट प्रिपेयर, और अगर डाउट्स हो तो पूछ लो और टेस्ट भी कंप्लीट कर लो. ओके, तो वो हमने डिस्कस किए. अभी हम वही टॉपिक पे बेस जो भी पीवाईक्यू है, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें जो उसमें भी जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें थोड़ा मतलब सोचना पड़े वैसा, तो वैसे थोड़े न्यूमेरिकल्स मैंने कलेक्ट किए हैं और वो हम अभी डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो भी एनसीईआरटी में आगे के टॉपिक्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो वही जो हमारा कूलम्स लॉ है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का स्क्वायर. यस, और के की वैल्यू क्या है 9. और जो फॉर्मूला है के का के क्या है 1/4 that is epsilon naught. That is the permittivity of the vacuum or free space. Yes, okay, so that's it. और फिर हमने जो वेक्टर रूल्स भी पढ़ा था, ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे उसकी डायरेक्शन पता चलेगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल है. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ के बेस ही है. ओके, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कई जगह पर, जैसे ये पूछा गया था 2019 में, 2011 में सीबीएसई. ओके, two identical conducting balls A and B have charge -q and 3q respectively. मतलब कि दो बॉल्स है, एक बॉल का चार्ज है A, एक बॉल का नेम है A, ये रहा हमारा बॉल जिसका नेम है A, और ये दूसरा बॉल है जिसका नेम है B, और उसके ऊपर चार्ज है A के ऊपर चार्ज है रिस्पेक्टिवली, बोला है ना, मतलब A के ऊपर -q चार्ज है और B के ऊपर 3q चार्जेस है. अभी इतना गिवन है. अगर सिर्फ इतना गिवन होता तो हमें पता है कि एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो उनके बीच में नेचर कौन सा होता, एट्रैक्टिव नेचर होता. ऑपोजिट और से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो एट्रैक्टिव नेचर इनके बीच में होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, उनको कॉन्टेक्ट में लाया गया. ओके, एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट. तो पहले उनको कॉन्टेक्ट में लाया गया. हमने जो एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, तो उसमें भी एक न्यूमेरिकल था जिसके ऊपर सपोज 4 चार्जेस थे और फिर एक अनचार्ज्ड स्फीयर उसके टच में लेके गए हम. ओके, और फिर जो 4 चार्ज थे वो डिवाइड होके 2 हो गए थे. मतलब इन शॉर्ट जो q चार्ज था वो q/2 हो गया था अगर चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी हमने टच करवा दी, क्योंकि बाय कंडक्शन मोड चार्जिंग हो जाएगा. मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो वैसे ही ये दोनों चार्ज को अगर हम कनेक्ट कर दे, टच कर दे एक दूसरे से, तो वो लोग भी चार्जेस प्लस माइनस हो जाएंगे. जैसे वहां पर Q था और एक पर 0 था, तो फिर दोनों ने टच हो गए, उसके बाद कितना हो गया Q, हाँ, और 0 प्लस Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो Q/2 हो गया, एक पर Q/2 हो गया. वैसे ही यहाँ पर -q एंड 3q है, तो 3q एंड -q, तो वो हो जाएगा 2q. हाँ, यस, ओके. सो ये हो गया, कैसा हो गया 3q - q, तो वो कितना हो गया 2q. अभी 2 चार्ज है इसलिए यहाँ पर q और यहाँ पर q, वैसा हो जाएगा. अब इनको वापस सेपरेट कर रहे हैं बाय द डिस्टेंस d अपार्ट. ओके, तो उनको वापस सेपरेट कर रहे हैं. तो ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b, और उनको d डिस्टेंस से अपार्ट कर दिया, दूर कर दिया, और सिर्फ पूछा क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम, कि इनके बीच का नेचर कैसा होगा वो बताओ. देखो कितना इजी है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होगी या ऐसा न्यूमेरिकल देखा नहीं होगा तो लगेगा क्या बोला है यार, Q है 3Q है, टच कर दिया एंड. तो दैट्स व्हाई हमें प्रैक्टिस भी करनी है. एटलीस्ट एनसीईआरटी के बाद यू सी द क्वेश्चन पेपर्स भी तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले. ओके, तो उससे पता चल जाएगा. और पीवाईक्यू ही देखना. कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ली और फिर कोई भी रेफरेंस बुक उठा ली और रेफरेंस बुक में से पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं.
रेफरेंस बुक का बाय डिफॉल्ट लेवल थोड़ा हाई ही रखते हैं। जैसा वो तो तुमने 10th की एग्जाम दे दी, पता चल गया ओके कि जो पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जैसे कि कोई भी रेफरेंस बुक हो, ओसवाल हो और फिर से जो गुजरात बोर्ड में भी जो अलग अलग रेफरेंस बुक होती है, गाला एंड ऑल रेफरेंस बुक भी होती है, पेपर सॉल्यूशंस भी होते हैं, दर्पण, मॉडल, स्टैंडर्ड और से ये तो मैंने बोला ना, ओसवाल बोला, फिर वो एक रिसर्च गेट करके है, फिर टॉपर्स नाम का भी कोई है, हाँ ऑल इन वन है ओके, जो 10th में थे। तो ये सारे ही जो है उसमें बाय डिफॉल्ट थोड़ा लेवल ज्यादा ही रखा जाता है। तो वो लेवल डायरेक्टली मत देख लो तो सो दैट तुम्हें लगे कि यार ये कौन से लेवल का ओके। थोड़ा सिंपली एनसीईआरटी कर लो और एनसीईआरटी के बाद तुम डायरेक्टली पीवाईक्यू उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा पहले ऐसा पूछा गया है। वो क्लियर पिक्चर देगा कि हाँ इतना लेवल होता है। फिर इससे ज्यादा भी कोई आके बोले कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये नहीं आता, मैंने 5 साल के पेपर देख लिए, मैंने 10 साल के पेपर देख लिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा। यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। अदरवाइज कोई भी आके तुम्हें डरा जाएगा ओके, कॉलेज लेवल का क्वेश्चन लेके आ जाएंगे और बोलेंगे ये सॉल्व करके दिखाओ, तुम्हें नहीं आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे यार इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड तो पूरा कर लिया, ये तो नहीं आ रहा है मुझे। तो वो कॉम्प्लेक्स में हम ना घुस जाए, इसके लिए तुम्हें पहले से ही क्वेश्चन पेपर सिर्फ देखते रहने के अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे, कोई टीचर भी ओके, कोई टीचर भी मतलब पर्टिकुलरली स्कूल में, ट्यूशन कहीं पर भी, मतलब व्हाट एवर वेर एवर ओके, कि सिर्फ ऐसा कि हाँ ये भी तुम्हें आना चाहिए, ये भी तुम्हें आना चाहिए। अभी जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था 10th के लेवल पे मैं तुम्हें बताऊं कि 11th और 12th का तुम्हें आना चाहिए, तो बच्चे डर जाएंगे यार क्यों 10th के लेवल पे इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, शायद वो साइंस ले भी ना, वो तो कॉमर्स ले ले, आर्ट्स ले ले, लेकिन वहीं पे डर जाएगा यार ये केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आ रहा है, ये इथेन मीथेन कुछ नहीं आ रहा है, साइंस लेंगे ही नहीं, डर से ही नहीं लिया फिर उसने साइंस, वैसा हो सकता है ओके। सो बेसिकली एनसीईआरटी करो और एनसीईआरटी के बाद डायरेक्टली पेपर उठाओ, तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके, तो डरना नहीं है ओके। तो एनसीईआरटी करके तुम ही डायरेक्टली पीवाईक्यू उठाना, कोई दूसरी कोई भी पब्लिकेशन हाउस की रेफरेंस बुक बाद में करना, लेकिन पहले पीवाईक्यू उठा लो, तो तुम्हें कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में ओके वो आइडिया आ जाएगा ओके। चलो तो यहाँ पर तो एकदम सिंपल है। अब पूछा क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में नेचर कौन सा होगा। तो यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, यस दैट्स इट। तो यहाँ पर द आंसर इज रिपल्जन और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम ओके। छोटा सा न्यूमेरिकल था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुनो क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब सेम साइज के, मैंने तब भी बताया था सेम साइज होगी तभी ऐसे यूनिफॉर्मली चार्जेस डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल सेम साइज के। तो दो बॉल्स है, उसके ऊपर एक चार्ज है -q, दूसरे पे है 3q, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो 3q - q हो गया 2q। अब उनको वापस दूर ले गए तो q का आधा हो जाएगा, मतलब 2q का आधा हो जाएगा, तो q एंड q। अब बोल रहा है कि उनका नेचर कौन सा है, मतलब कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो पहले दोनों के बीच में कौन सा फोर्स था, एट्रैक्टिव फोर्स था, और टच करने के बाद क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। देखो नेट फोर्स जो था वो चेंज नहीं हुआ है, Q एंड Q 2Q और 3Q - Q वो भी 2Q। तो नेट फोर्स तो जितना पहले था दोनों के बीच में उतना ही रहा है, मतलब चार्जेस, नेट चार्ज नॉट फोर्स, नेट चार्ज जो था ओके वो तो उतना ही रहा है। पहले भी कितना था, 3Q - Q 2Q, और बाद में भी कितना है, Q + Q 2Q, लेकिन उनका नेचर चेंज हो गया ओके। समझ में आ गया। सो वो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। तो सिंपल था, ऐसा तो 1 मार्क में या ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा इजी पेपर करना हो तो 2 मार्क्स में आ सकता है, अदरवाइज 1 मार्क क्वेश्चन है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ ऐसा हमने जो बुक में इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले न्यूमेरिकल्स के वैसा थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है। क्या बोल रहे हैं, 5 पॉइंट चार्जेस है, ईच ऑफ चार्ज, ये कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा कौन से ईयर में पूछा गया है, PYQ है सारे। ईच ऑफ चार्ज प्लस Q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ अ साइड L।
तो रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब 6 साइड है, तो 6 साइड्स वाला हमारा हेक्सागोन है और उसके ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टाइसिस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, मतलब सिर्फ 5 वर्टाइसिस पे ही चार्ज रखा हुआ गया है, एक वर्टाइसिस पे नहीं रखा हुआ है। तो देखो एक वर्टाइसिस जो है हमारा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो दिस वर्टाइसिस इज एम्प्टी, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ओके तो 5 वर्टाइसिस पे रख दिए हैं हमने और सबकी लेंथ कितनी है, रेगुलर हेक्सागोन है मतलब L उसका साइज है, मतलब एज की लेंथ कितनी है L। और रेगुलर हेक्सागोन की ये प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर L साइज है तो सेंटर पर से जो तुम वर्टाइसिस को कनेक्ट करोगे वो लेंथ भी L ही होगी। ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए बुक वाले एनसीईआरटी में, तो उसमें कैसे हमने देखा कि भाई एंगल कितना होगा 60 60 60 होगा। फिर हमने एक और चीज देखी कि लेंथ कितनी होगी, तो तीनों लेंथ सेम होगी। एक और चीज देखी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्या करेक्ट। ओके तो जो मीडियन की जो हमें सेंट्रोइड पूछा गया था, तो डायरेक्टली सेंट्रोइड का डिस्टेंस हमें मिलता नहीं है। तो कैसे मिला था सेंट्रोइड का डिस्टेंस, 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब मीडियन का 2/3 करेंगे तब जाके हमें वर्टाइसिस से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस मिलेगा। तो वो प्रॉपर्टी है, वो न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होगी, तो वो हमें पता होनी चाहिए। ओके तो वैसे ही यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये सारी लेंथ भी, मतलब कि वर्टाइसिस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो सारा का सारा क्या होगा, L ही होगा। ओके चलो आगे, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज -q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द हेक्सागोन में यहाँ पर ओके एक चार्ज रख दिया है, यहाँ पर 5 वर्टाइसिस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, वेरे सेंटर पे अब कौन सा चार्ज रखा हुआ है, -q, और फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ -q चार्ज, दैट्स इट। ओके मतलब ये 5 चार्जेस की वजह से ये जो छठा चार्ज हमने सेंटर पे रखा हुआ है जो है -q, उस पे नेट कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो K देखो सारे के सारे 5 वर्टाइसिस पे जो चार्ज है वो भी Q है, मैग्नीट्यूड वो भी Q है और सेंटर पे भी Q ही है, बट से डायरेक्शन मतलब नेचर उनका डिफरेंट होगा। कैसे, वो सारे के सारे नेगेटिव है, वो सारे पॉजिटिव है और बीच में जो है वो नेगेटिव है। तो मतलब जो -q पे जो लगने वाला है वो सारे फोर्सेस कौन से होंगे, एट्रैक्टिव नेचर के होंगे, क्योंकि बीच में माइनस है और बाकी सारे प्लस है। तो k सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना होगा, k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर और से r स्क्वायर, और वो डिस्टेंस कितना है सबके बीच में, देखो यहाँ से यहाँ के बीच में l तो उतना है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बेसिक हो गया। लेकिन हमें तो सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे कितना लग रहा है वो, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन से पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि इसका नाम दे दो 1 और ये है हमारा O, तो O पर 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको कैसे लिखेंगे हम, O पर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो O1, यस, और FO1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, बट O पर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो एट्रैक्टिव नेचर का होगा, वो भी पता है क्योंकि यहाँ -q ऊपर +q। कौन सी डायरेक्शन में होगा, मतलब तुम मुझे ये बताओ, एक ये डायरेक्शन है 1 नंबर और एक ये डायरेक्शन है 2 नंबर, 1 वाली होगी या 2 वाली होगी, 1 वाली ये रही और 2 वाली ये रही। O के ऊपर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, 1 या 2, पक्का? कोई किसी का 2 आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा तो ये -q है, अगर प्लस को मतलब ये प्लस q चार्ज को हम O की तरफ ले जाएंगे तो ये तो एट्रैक्टिव नेचर का है, वो अपनी तरफ खींचेगा, रॉन्ग, 2 होगा। ओके तो जो FO1 की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी,
फिर से रिवाइज कर लेते हैं, किसी का भी 2 आंसर नहीं था तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। क्या बोला, देखो ये सपोज हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और ये 1 नंबर का है और 2 नंबर का चार्ज है मेरा ये माइनस, ओके। अगर मैं 2 को, मतलब पहले मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ वो तो समझ में आ गया ना, F1 पर 2 की वजह से फोर्स, उसको क्या लिखेंगे, 1 पर 2 की वजह से, 1 2, ओके। देखो फिर से रट्टा मार लो, 1 बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, जो हो वो बाद में आएगा, तो 1 पर 2 की वजह से मतलब 1 2 पर 1 की वजह से मतलब 2 1, P पर Q की वजह से मतलब PQ, M पर A की वजह से तो MA, ऐसे, ओके, लाइक दैट। तो 1 पर 2 की वजह से 1 2, और 2 पर 1 की वजह से, जिसकी वजह से ड्यू टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, वैसे इंग्लिश में, और वजह से हिंदी में, व्हाटएवर, लेकिन लिखना ऐसे है 1 2 और 2 1, ओके। अब अगर तुम ढूंढ रहे हो फोर्स 1 पर 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, चार्ज 1 पर 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो तुम क्या करोगे, जिसकी वजह से है ना उसको उसके पास ले जाओगे। तो ये 1 है, उसके पास, सपोज ये मेरी उंगली 1 है और ये 2 है, ओके। तो 1 पर 2 की वजह से कितना फोर्स, तो 1 के पास में ले जाऊंगा 2 को, तो ये 2 है उसको मैं 1 के पास ले जाऊंगा। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो ये जो है, ये तो मैं ला रहा हूं, हाथ से पकड़ के ला रहा हूं, तो ये धक्का मार देगा, दोनों सेम चार्ज है, तो ये दूर चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा, तो 1 2 क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे मैं ला रहा हूं तो 1 2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। और अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है, यहां तो दोनों पॉजिटिव थे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स चला जाएगा, ओके। अच्छा, अभी दोनों में से एक भी नेगेटिव है, ओके, तो होगा क्या, एट्रैक्टिव फोर्स होगा, और मैं ला रहा हूं इसको इसकी तरफ, मतलब 2 को 1 की तरफ, तो क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स मतलब ये बंदा खींचेगा तो ये मूव हो जाएगा। जिसको तुम पास ले जा रहे हो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके ऊपर तुम फोर्स गिन रहे हो वहां से तुम दूर या वहां से तुम नजदीक जाओगे। जैसे कि ये 1 है और मैं फाइंड कर रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1, देखो सारे केस में यहां बता देता हूं, ध्यान से, समझ में ना आए तो पूछ लेना। अभी ये प्लस है, ये माइनस है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर मैं निकालूं तो वो नेचर कौन सा होगा, प्लस और माइनस, तो एट्रैक्टिव नेचर का होगा। अच्छा, अभी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 1 ड्यू टू 2, तो 2 को ले जाओ 1 के पास, ओके, तो 1 को रहने दो, 2 को ले जाओ 1 के पास। अभी एट्रैक्टिव नेचर है तो जैसे ही मैं 2 को 1 के पास ले जाऊंगा ये 2 1 को खींच लेगा, 1 को खींच लेगा, तो ऐसे होगा। तो एट्रैक्टिव फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डन। मैं चेंज कर देता हूं, नेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, लाओ, इसको माइनस कर देता हूं और इसको प्लस कर देता हूं। हाँ, फिर से मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहा हूं, इसको पकड़े रखो, अब 2 को 1 के पास ले जाओ, अगेन एट्रैक्टिव नेचर है तो ये बंदा इसको खींच लेगा, डायरेक्शन वही रहेगी, ओके, डायरेक्शन वही रहेगी। अंडरस्टूड, ओके, डन। दोनों डिस्कस कर लिए। तीसरा कलर, ये भी प्लस और ये भी प्लस, या फिर ये तीसरे में दोनों आ गए ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक दैट। तो अगेन मैं ढूंढ तो वही रहा हूं, F1 पर 2 की वजह से, तो डायरेक्शन क्या होगी, 1 को पकड़े रखो, 2 को जैसे ही मैं नजदीक लाऊंगा रिपल्सिव फोर्स, तो 1 को धक्का लग जाएगा, यस करेक्ट, तो डायरेक्शन आ जाएगी लाइक दिस। तीनों केस समझ में आ गए, मतलब टोटल चारों केस, क्योंकि 2 प्लस वाले भी आ गए, 2 माइनस वाले भी आ गए और प्लस माइनस भी आ गए, समझ में आया। अब अगर इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ओके, रट्टा मारोगे तो फिर गलती होती रहेगी। क्यों, क्योंकि अभी सपोज हम पढ़ रहे हैं, तुम अभी एक चैप्टर पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर फिर मैग्नेटिज्म आएगा, बीच में केमिस्ट्री आएगा, बायो मैथ सब कुछ कर रहे हो, और फिर वापस तुमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत, तो वो कब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो गलती भी नहीं होगी, लेकिन समझ लो तो बहुत जल्दी से याद रह जाएगा। रिपीट करते रहोगे तो भी याद रह जाएगा, और समझ के रिवीजन करोगे तो और जल्दी याद रह जाएगा।
जहाँ रट्टा मारना है वो तो मारना ही है, लेकिन थोड़ा समझ के रट्टा मारोगे तो टाइम कम लगेगा। ओके, ब्लाइंडली अभी मैं तुम्हें कोई इंजीनियरिंग की शॉर्ट नोट दे दूँ तो वो भी तुम ऐसा नहीं है याद नहीं रख सकते, इतना याद रख सकते हो तो वो भी याद रख सकते हो, तो वो भी तुम याद रखोगे, भले ही समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी याद रह जाएगा। जैसे हम मंत्र नहीं बोलते, मंत्र पूजा वूजा होती है, हम सब कुछ ऐसे रट्टा मारा हुआ तो बोल देते हैं, हनुमान चालीसा पूरी बोल देते हैं। ओके, गायत्री मंत्र बोल देते हैं, कितना लंबा है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये पूरा बोल दिया, किसी को पता है मीनिंग लेकिन याद रखा हुआ है, बोल दे रहे हैं ना, इवन लिख भी दे रहे हैं, तो रिपीट करते रहेंगे तो हमें आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझ लिया तो ऐसा आ जाएगा कि भूलेंगे ही नहीं, फिर याद रखना है वो तो याद रख ही लेंगे। ओके, तो समझ के याद रखो। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अभी इसका ऑपोजिट तो अंडरस्टैंडेबल है, फिर भी बता देता हूं, ये क्लीन करूं या ना करूं। देखो, अब मैंने अगेन यहीं पे 1 है, यहीं पे 2 है, अब मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 पहले केस में, ये वाले केस में, मतलब से ऐसे ही बता दें, ये वाले केस में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 को पकड़े रखो और 1 को ले जाओ उसके पास, तो ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, तो एट्रैक्टिव नेचर होगा, तो मैं क्या है 2 पर 1 को, तो 2 वहां है और 1 को मैं ऐसे ही ले जाऊं, वो 1 2 को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस साइड आएगा फोर्स, तो ऐसे आएगा फोर्स। डन। ओके, देन सेकेंड ये वाला माइनस और प्लस, तो भी सेम ही केस होगा। ओके, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा ही केस होगा। एंड थर्ड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये केस। ओके, दोनों सेम है, तो 2 तो वैसा ही है, जैसे ही मैं 1 को उसके पास ले जाऊंगा 1 2 को धक्का मार दूंगा, तो वो हो जाएगा ऐसे। डन, पक्का समझ में है, अब तो गलती नहीं होगी, श्योर ना। ओके, चलो हाँ, तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके, रब कर दूं सब या रहने दूं, कर दूं। ओके, तो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ में आए। हाँ चलो, हाँ, अब मैं क्या ढूंढ रहा हूं, ये है मेरा O सपोज, और ये है 1 2 3 4 5 6, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, फॉर्मूला पता है, यही आएगा KQ²/L², क्योंकि चार्जेस और वैल्यूज सेम चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, एक डायरेक्शन ऐसी है 1 नंबर और दूसरी डायरेक्शन ऐसी है 2 नंबर, एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, तुम्हें पता है 2 आएगी, क्योंकि O पर 1 की वजह से, मतलब 1 को मैं ले जा रहा हूं O के पास, जैसे ही पास ले जाऊंगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब ये भाई साहब अट्रैक्ट हो जाएंगे, रिपेल करेगा तो वो भाई साहब रिपेल हो जाएंगे। डन, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब ये 2 वाली डायरेक्शन है, तो मतलब ये मेरी डायरेक्शन आ गई किसकी, FO1 की। डन, वैसे ही अब मैं दूसरा फोर्स निकाल रहा हूं, O पर फोर्स F की वजह से, नीचे वाला 4 की वजह से, तो FO4, तो अब वापस डायरेक्शन यही 2 केस, बताओ चलो। 1 ओके, फोर्स ऑन O ड्यू टू 4, तो 4 को O के पास ले जाना, जैसे ही 4 को O के पास ले गया, ऑपोजिट नेचर का है, अट्रैक्टिव, वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा मतलब नीचे खींचेगा, तो ये 1 वाली डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये डायरेक्शन आई ऐसे नीचे। डन, एक ऊपर एक नीचे, एग्जैक्टली ऑपोजिट, जैसे एक +x और दूसरा -x, एग्जैक्टली ऑपोजिट, एंड वैल्यू दोनों की सेम, KQ²/L², कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, बस अभी पेयरिंग में सब कैंसल आउट। अभी ये देखो, इसका भी ये डायरेक्शन और एक नीचे डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम, कैंसल आउट। देखो 4 चार्जेस की वजह से, 4 चार्जेस की वजह से तो 0 नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। फिर एक ही बाकी रहा, कौन, ये भाई साहब, इसका 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 6th पे चार्ज रखा नहीं, तो वो 0 होगा नहीं, बस उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वही हमारा नेट फोर्स है।
सबका प्लस करना पड़ता, लेकिन प्लस करके 4 लोगों ने तो 0 कर दिया और फिर ये अकेले का बाकी रहा, तो बस उसका निकालो। तो उसका फोर्स मैग्नीट्यूड तो यही होगा k q² बाई l², यही मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन कौन सी होगी? एक डायरेक्शन है ऐसी 1 नंबर और एक डायरेक्शन है ऐसी 2 नंबर, +x और -x। चलो बताओ 1 वाली, जैसे कि ये अट्रैक्टिव नेचर ही होगा। अभी मैं O पर 3 नजदीक ला रहा हूँ, ये हम कौन सा निकाल रहे हैं? FO3 निकाल रहे हैं, O पर 3 की वजह से। तो 3 को ला रहा हूं मैं, O के पास अट्रैक्टिव नेचर है, तो वो क्या करेगा? O को खींच लेगा। ओके, तो 1 वाली डायरेक्शन सही है। दैट्स इट। तो हमें तो ढूंढना था क्या? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज -q। तो ढूंढ लिया, रिजल्टेंट फोर्स है ये, और उसकी डायरेक्शन लिखनी हो तो पॉजिटिव x एक्सिस लिखो या फिर i कैप भी लिख दो, चलेगा। डन, सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल पक्का। अगर यहाँ पे एक भी चार्ज कुछ, ये सारे के सारे +q है, अगर कुछ ऑपोजिट, जैसे यहाँ +q है और यहाँ पे +2q है, तो सब कैंसल्ड आउट नहीं होता। यस, सिंपल था केस। ओके, आगे बढ़े। चलो, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कितने? 2 हुए। हाँ, 2 हुए। थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, क्या बोल रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल में? 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम। जैसे ही यहाँ पे पढ़ा माइक्रोकूलम तो कन्वर्जन कर दो, नहीं तो फिर भूल गए तो वो लोग मार्क्स देना भी भूल जाएंगे। ओके, तो +2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब -6, और +6 क्या होता है? मेगा। यस, ओके। सो +2 माइक्रोकूलम मतलब ये होगा कितना? +2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। डन, ओके। अच्छा, देन +6 माइक्रोकूलम दूसरा चार्ज है, तो +6 माइक्रोकूलम, तो वो भी क्या हो जाएगा? 6 × माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। अभी दोनों के दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो लिखा हुआ है ये रिपेल। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। बता दिया है कि रिपेल तो कर रहे हैं लेकिन फोर्स कितना है? 12 न्यूटन बता दिया है। अच्छा, सो F भी गिवन है 12 न्यूटन। Now if each is given an additional charge of -4 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों चार्ज को हम दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं? -4 माइक्रोकूलम दोनों को। तो इसको -4 दिया तो +2 - 4 कितना हो जाएगा? +2 कितना है? -4 ना। हाँ, तो +2 - 4 तो -2, और इसको +6 - 4 तो 2। यस, तो एक का चार्ज मतलब Q1 ये था, Q2 ये था, अभी Q1 डैश हो गया +2 - 4 मतलब -2 माइक्रोकूलम, एंड Q2 डैश हो गया कहाँ गया? +6 - 4 मतलब +2Q, Q2 डैश मान लो, Q2 डैश कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस ही किया है सिर्फ। यस, अब नाउ ये तो बोल दिया व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो नया फोर्स क्या होगा? देखो, डिस्टेंस की बात उन्होंने की ही नहीं, बोला ही नहीं कि पहले कितना डिस्टेंस था, बाद में कितना डिस्टेंस है, कुछ नहीं बोला। तो हम भी फिर जो R तो R, D तो D लिख के आगे बढ़ जाओ। तो सबसे पहले हमने 2 चार्जेस ले लिए, उनके बीच में हमने डिस्टेंस ले लिया से R, दोनों की वैल्यू पता है और कितना फोर्स लग रहा है वो भी पता है। तो F = K Q1 Q2 / R²। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, F का वैल्यू गिवन है 12 न्यूटन, 12 पुट कर दिया, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ वो भी पुट कर दी। Q1 तो +2 माइक्रोकूलम का 10⁻⁻6 लिखना, 2 × 10⁻⁻6, 6 × 10⁻⁻6 और R का स्क्वायर। तो R तो गिवन नहीं है, तो छोड़ दो, यहां से मुझे R मिल जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है। ओके, सो R मिल गया। R ढूंढो ना ढूंढो लेकिन मिल तो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बोला है वो हमने किया, तो Q1 डैश हो गया -2 माइक्रोकूलम एंड Q2 डैश हो गया +2 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या किया है उन्होंने नहीं बताया, तो फिर हमने जितना डिस्टेंस है उतना ही ले लिया, R का डिस्टेंस R ही रहने दिया। यस, फिर से कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो फिर से कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो अब कितना फोर्स है? ये -4 ऐड करने के बाद कितना दोनों के बीच में फोर्स है वो नहीं गिवन है,
वही पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, वो पूछा है। जो 12 न्यूटन था अब वो कितना हो जाएगा वो पूछा है। तो फॉर्मूला तो वही F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो वो कितना होगा F, ये क्या होगा F इज इक्वल्स टू के की जगह 9 इंटू 10 रेज टू 9, Q1 तो -2 इंटू 10 रेज टू -6, Q2 तो 2 इंटू 10 रेज टू -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। दैट्स इट, ये मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पहला F था तो नीचे वाला F डैश। अब मैं F डैश से ये इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो F डैश बाई 12, दोनों के LHS को डिवाइड करो और दोनों के RHS को डिवाइड करो। तो यहाँ LHS में क्या है 12 और यहाँ पर क्या है F डैश, तो F डैश बाई 12। और यहाँ पर RHS में क्या है, तो RHS में है 9 इंटू 10 रेज टू 9, इधर भी है 9 इंटू 10 रेज टू 9, वो तो कट हो जाएगा। ओके, फिर 2 इंटू 10 रेज टू -6, 2 इंटू 10 रेज टू -6 वो भी कट हो गया। अच्छा, 6 इंटू 10 रेज टू -6 तो 10 रेज टू -6 तो कट हो गया, लेकिन 2 और 6 बाकी रहा। अच्छा, 2 और 6 बाकी रहा और R स्क्वायर भी कट हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 10 रेज टू -6 वो जो था, ओके, माइनस चार्ज वाला, तो वो आ गया -2/6। ये कैसे आया पता चला? किसी को भी कोई डाउट? पक्का? ओके, तो ये आ गया हमारा F डैश बाई 12 इज इक्वल्स टू -2/6। ये -2 भी क्यों है, साइन के साथ हमने लिया हुआ है, ये -2 था और ये +2 था, दैट्स वाई वो माइनस आया है। ओके, तो -2/6। नाउ ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 ये हो जाएगा 3, तो -1/3, तो एक्चुअली हो गया F डैश इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन। नया फोर्स कितना होगा, पहले 12 न्यूटन था, अब हो गया 4 न्यूटन। अगर माइनस साइन आ रही है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, इट इज जस्ट फॉर द इंडिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स, दैट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव और अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्टिव, और लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव। ओके, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो रिपल्सिव और प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव। तो ये माइनस आया मतलब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी 4 न्यूटन। डन? ओके, चलो आगे बढ़े। अभी जैसे अगर तुम ऐसे डिवाइड ना करो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तुम R स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ लोगे, और क्या, यहाँ पे R स्क्वायर अननोन है तो R स्क्वायर की वैल्यू ढूंढने, कोई बात नहीं। तो R स्क्वायर की वैल्यू तो मिल गई, वही R स्क्वायर की वैल्यू, नया जो F लिखा हमने, ये नया जो F लिखा, वहां पे R स्क्वायर की जो वैल्यू तुमने ढूंढ ली वो वहां पुट कर दो तो F मिल जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू मिली, फिर वापस स्क्वायर रूट करके R मत निकालना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें R स्क्वायर ही चाहिए, डायरेक्टली ही पुट कर दो। डन? ओके, कैलकुलेशन जितना हो उतना इजी रखने की ट्राई करो। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, एक लाइन के सेंटर में प्लस Q चार्ज प्लेस किया हुआ है, जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। अच्छा, तो एक चार्ज है कैपिटल Q प्लस Q, ये रहा, और दूसरा चार्ज है कैपिटल Q प्लस Q। वो दोनों को जोड़ने वाली एक जो लाइन है, वो लाइन के सेंटर पर स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में r होगा, सेंटर पर रखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, r/2 बोला है, वैसा हमने फिगर छोटी सी ड्रॉ कर दी। अच्छा, शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों के तीनों जो चार्जेस का पूरा सिस्टम है, विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, पहले तो यहीं रुक जाओ, इक्विलिब्रियम मतलब क्या चार्जेस, हाँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स इक्वल है, करेक्ट। ओके, इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, कि नेट फोर्स इक्वल है, मतलब जैसे कि मेरे ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक राइट हैंड साइड से एक लेफ्ट हैंड साइड से, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम हो तो मैं बोलूंगा आई एम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे हम इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम हो, अंदर का बाहर का टेम्परेचर सेम हो, तो हम बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, वैसे सिस्टम। ओके, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, वो सब केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया हमने,
आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। वैसे ही इक्विलिब्रियम मतलब क्या, यहाँ पर फिजिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम तो पूरा चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री में, ओके लेकिन फिजिक्स में इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड, यही डायरेक्शन होगी, वो जीरो हो जाएगा, दैट्स इट, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। देखो जीरो फोर्स लग रहा है ऐसा मत बोलना, कई बार तुम्हें पूछेंगे तो ओरली या तुम राइट अप में ऐसा लिख दोगे कि जो बॉडी के ऊपर जीरो फोर्स लग रहा हो दैट मींस दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। नहीं, जीरो फोर्स लगे उसको नहीं, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब कोई बॉडी के ऊपर जीरो फोर्स लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम है। अब वो तो है ही, लेकिन वो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मतलब नेट फोर्स जीरो हो, भले ही प्लस एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है लेकिन माइनस एक्स में भी 10 लग रहा है तो ओके। सो इक्विलिब्रियम में होंगे ऐसा बोल रहे हैं कि ये तीनों एक ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होंगे, कब, जब ये जो बीच वाला माइनस क्यू चार्ज है उसकी वैल्यू हो जाए कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4, माइनस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 हो जाए, तभी ये इक्विलिब्रियम में होंगे तीनों के तीनों। ऐसा शो करो, ऐसा प्रूव करना है हमें। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा मान लो जैसे कि ये मैंने बताया ही है कि ये हमारा सपोज तुम भी बैठे हुए हो चेयर पर, तो कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स लगेंगे। चेयर पर बैठे हुए हैं तो एक वेट फोर्स लगेगा नीचे और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर। ओके, अगर वेट फोर्स नहीं लगता तो हम उड़ जाते हैं, और अगर ऊपर का फोर्स नहीं लगता तो हम नीचे घुस जाते हैं ग्रेविटी से। ओके, लेकिन दोनों लग रहा है, इक्वल अमाउंट में लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स व्हाई हम वहां पर है। जस्ट लाइक पानी में जाते थे तो आर्किमिडीज के अकॉर्डिंगली बियोंसी फोर्स लगता था। ओके, वही चीज। तो जितना नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है सेम फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एफ नेट क्या हो गया, जीरो। तो उस कंडीशन में जब सपोज तुम लोग भी ऐसे ही बैठे हुए हो चेयर पर अभी, तो तुम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो। ओके डन। चलो अब आगे, तो ये फिगर के लिए एक नया पेज लिया। ओके हाँ, सो अब डिस्कस करते हैं। तो देखो अगर मैंने ये प्लस क्यू को तो बीच में रखा हुआ है, उन्होंने ही बोला कि बीच में रखा हुआ है सेंटर पर, तो अगर ये छोटा सा जो क्यू है स्मॉल क्यू उसको मैंने सेंटर पे रखा तो उस वो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो ये चार्ज लगाए, एक ये चार्ज, 2 ही चार्ज लगाएंगे। अच्छा, अगर ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, के वैल्यू क्या होगी, के, चलो लिख देते हैं तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू क्यू, ये ढूंढ रहा हूं। वैल्यू क्या होगी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, यस r/2 टू द होल स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड होगा। डन। नेचर कौन सा होगा और डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो रिपल्सिव नेचर होगा, और रिपल्सिव नेचर होगा तो मैं इसको ऐसे लाऊंगा तो डायरेक्शन ऐसे प्लस एक्स में जाएगी, ऐसी डायरेक्शन जाएगी, करेक्ट। अगर दोनों माइनस हुआ तो सेम होगा, ये माइनस दोनों चार्जेस हमें तो नहीं गिवन है, सब कुछ प्लस 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 ही है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। ये माइनस माइनस होगा तो भी क्या होगा, रिपल्सिव, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। डन। तो ये एक चार्ज की वजह से इस पर इतना लग रहा है उस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन, उस मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन। अच्छा, दूसरे की वजह से भी देख लेते हैं, जितने भी चार्जेस हो सबकी वजह से देखना है। ये चार्जेस की वजह से कितना लगेगा, वैल्यू तो इतनी ही आएगी, वैल्यू तो इतनी ही आएगी ना, क्यों, क्योंकि के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस भी वही है r/2 का स्क्वायर, वैल्यू इतनी आएगी। डायरेक्शन ऑपोजिट। देखो तो यहाँ स्मॉल क्यू, अभी ये क्यू को मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन मींस ये जो छोटा वाला स्मॉल क्यू चार्ज है वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी 2 चार्ज है वो दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस प्लस है। ओके, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम ही है, ये वाला भी r/2 पे है और ये वाला भी r/2 पे है। मींस व्हाट, स्मॉल क्यू ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। वो तो उन्होंने ही बोला है कि स्मॉल क्यू को हमने सेंटर पे रखा है,
तो सेंटर पे रखेंगे और मैग्नीट्यूड ऐसा होगा तो इक्विलिब्रियम पे ही होगा। अंडरस्टूड? तो छोटा वाला क्यू तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब बड़े वाले की बात कर लेते हैं। ओके, सो देखो द चार्ज एट, इसलिए लिखा हुआ है, देखो ये सेंटेंस, द चार्ज एट द सेंटर इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी तक जो हम समझे वो ये सेंटेंस समझे कि जो चार्ज है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे होगा। जो सेंटर पे चार्ज है वो, मतलब इसके ऊपर जो राइट हैंड साइड से जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से लगेगा। ओके, तो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स जीरो लगेगा, और नेट फोर्स जीरो लग रहा है, दैट्स व्हाई इज इन इक्विलिब्रियम, इसलिए ऑलवेज लिखा हुआ है। ओके डन। अच्छा, अब नेक्स्ट, तो बड़े चार्ज की वजह से, तो फॉर चार्ज कैपिटल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो अभी ये कैपिटल क्यू को इक्विलिब्रियम में रखना हो तो क्या, तो भी सेम एफ नेट जीरो होना चाहिए। अच्छा चलो, तो एफ नेट जीरो करते हैं। अब देखो ये क्यू को जीरो रखना हो, मतलब ये क्यू को इक्विलिब्रियम पे रखना हो, या ये राइट हैंड वाले क्यू को इक्विलिब्रियम में रखना हो, सेम ही कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, बीच में चार्ज भी सेम ही है। ओके, तो एक के लिए करोगे, दूसरे के लिए सिमिलरली लिखकर आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, गिनना हो तो गिन सकते हैं। अच्छा चलो, तो ये क्यू चार्ज पे ये दोनों की वजह से कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स जीरो लगेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। तो पहले तो ये इसको मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, 1 पर 2 की वजह से, तो मैं यहां लिख रहा हूं, सो के Q1 Q2 कहां गए? ये रहा 2, ये क्या है? ये है F1 2। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R/2 टू द होल स्क्वायर। डन। अच्छा, अब इसके ऊपर वो 3 की वजह से भी तो लग रहा है। हाँ ठीक है, तो ये रहा वो फोर्स F1 पर 3 की वजह से। अगेन के Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, बाय अभी R/2 नहीं है, अब तो R हो गया, तो R का स्क्वायर। ये दोनों का सम नेट फोर्स है ना। अभी तीसरा कोई होता तो वो तीसरा भी गिन लेते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। बस अभी सिंपली सॉल्व करना है। तो देखो इज इक्वल्स टू 0 है, एक को जैसे ये वाली टर्म यहीं पे रखो और वो वाली टर्म ऑपोजिट साइड चली गई, तो ये वाली टर्म ऑपोजिट साइड चली गई तो क्या हो गया? देखो ये के क्यू क्यू आर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, वो 4 ऊपर चला गया, तो ये रहा 4 और आर का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा उधर गया तो प्लस का क्या हो गया? माइनस, ये रहा माइनस। अब दोनों साइड से के कैंसल्ड, दोनों साइड से कैपिटल क्यू कैंसल्ड, ओके, और दोनों साइड से आर स्क्वायर कैंसल्ड, तो रहा क्या? 4Q, और यहाँ पर क्या रहा? माइनस ऑफ कैपिटल क्यू, माइनस ऑफ कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू कितना है? माइनस ऑफ Q/4। वही प्रूव करने को बोला था कि तीनों फोर्सेस और पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब छोटे वाले चार्ज की वैल्यू इतनी होगी। तो छोटा वाला चार्ज तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में ही था। क्यों? क्योंकि वो तो सेंटर पे है, और जो राइट और लेफ्ट पे चार्ज है वो कितने होंगे? वो ऐसे होंगे, यही कंडीशन होगी। वही तो हमने प्रूव किया, सिंपल था। दैट्स इट। समझ में आया? सबसे पहले हमने मिडल चार्ज जो स्मॉल क्यू था उसके लिए सेंटेंस लिखा। वो सेंटेंस क्या लिखा कि उसके ऊपर राइट हैंड में जो प्लस क्यू चार्ज है बड़ा वाला, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो, और जो लेफ्ट हैंड में है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमने ढूंढ लिया, और वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 0 ही है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0 हो गया। अच्छा, अब जो राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे बड़ा क्यू है उसके ऊपर एक स्मॉल क्यू और एक बड़ा क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ढूंढना है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहले तो दोनों वैल्यू लिख दी, ये छोटे क्यू की वजह से और ये बड़े क्यू की वजह से, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो वो सिंप्लीफाई किया तो हमें वही वैल्यू मिली जो हमें प्रूव करनी थी, जो शो करनी। सिंपल, डन। कोई डाउट? पक्का? चलो, हाँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, दो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, मतलब फिक्स है, मूव हो रहे नहीं है, फिक्स्ड है, प्लस 4E एंड
प्लस ई, तो एक चार्ज है प्लस 4e और दूसरा चार्ज है प्लस e। यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a, तो दोनों को a डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है। अच्छा, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूं फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, मतलब दो चार्जेस तो है, दोनों की वैल्यू भी गिवन है, अभी तीसरे को हम कहां रखें सो दैट इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम में हो जाए मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो हो जाए। अभी वैसे ही देख के पता चल जाएगा। देखो मैं यहां से एक चीज पक्की बोल सकता हूं, क्या, उसको बीच में रखने से तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस अलग अलग है। अगर जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल था प्लस क्यू बड़ा वाला और प्लस क्यू बड़ा वाला, तो अगर हम बीच में रखते तो इक्विलिब्रियम में हो जाता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चार्ज है और यहाँ पर कम चार्ज है। ओके, तो बीच में रखने से तो काम होगा नहीं। वही पूछ रहे हैं कि वो कहां रखे, हम थर्ड चार्ज को कहां रखे सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कहां रखे, नजदीक। देखो अगर अभी यहां भी, चलो बीच में तो नहीं रख सकते, वो तो पक्का हो गया, क्योंकि बीच में रखेंगे तो कब जीरो होगा, जब दोनों साइड चार्जेस सेम होंगे तब, तो अभी तो नहीं होगा, तो बीच में नहीं रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में रखे या राइट हैंड साइड में, तो देखो अगर मैंने ये जो तीसरा वाला क्यू है उसको यहां रखा, यहां मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो क्या होगा, वो प्लस क्यू रखा हुआ है हमने और ये भी प्लस है, रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, उसके साइड भी रिपल्सिव लगेगा, इसके साथ भी रिपल्सिव लगेगा, लेकिन ज्यादा रिपल्सिव कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यस, ओके, तो ये ज्यादा फोर्स लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा फोर्स से ये भाई साहब इधर चले जाएंगे। और अगर राइट हैंड साइड पे रखा तो वही राइट हैंड यहां पे रखा, मतलब तो उसकी वजह से अब ये दोनों सेम चार्जेस सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट कर दिया है। तो डिस्टेंस डिफरेंट कर दिया तो अब भी रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना। डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे हमारे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो डिस्टेंस बढ़, क्योंकि सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्टेंस के स्क्वायर। तो होगा क्या कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो वही चीज है, देखो हाँ, तो ये प्लस 4e और ये e बीच में तो रख नहीं सकते, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो भी ज्यादा फोर्स हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई हम कहाँ रख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पर ये जो e है छोटा सा, वो भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये भी रिपल्सिव लगाएगा, लेकिन ज्यादा रिपल्सिव फोर्स को अभी यहां पर रखेंगे तो शायद इक्विलिब्रियम में होने के चांसेस है। लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो चांसेस है ही नहीं, क्योंकि इसका फोर्स तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो हमें नहीं पता कहां रखना है, तो हमने बोल दिया कि x डिस्टेंस पर रख दिया हमने। ओके, अब फॉर चार्ज q टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर q चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। मतलब सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो 1 की वजह से जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स होना चाहिए 2 की वजह से, एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पर है। तो जितना ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब देखो ऐसे लिखा हुआ है F1 इज इक्वल टू F2, इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इक्वल लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखना हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग भी ये हुआ, देखो नेगेटिव है, सेम वैल्यू प्लस 10 माइनस 10 तो 0 हो गया, और डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, तो वही चीज है। तो नाउ अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पहले वाले की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो k q1 q2 अपॉन r2, k q1 मतलब 4e, q2 मतलब स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, जो हमने माना है x डिस्टेंस पर है वो, तो x का स्क्वायर। नेक्स्ट उसकी वजह से जो 2 नंबर पे है उसकी वजह से k q1, तो यही है सपोज q1 q, और q2 वो है e डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उनके ये पूरा डिस्टेंस a है और इतना डिस्टेंस x है, तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ a माइनस x। डन, पूरा डिस्टेंस 12 है और इतना डिस्टेंस 7 है, तो इतना कितना हुआ 5, 12 माइनस 7 5। तो वैसे ही पूरा a है
और इतना x है, तो ये कितना हुआ a माइनस एक्स, तो हो गया a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया। तो देखो जो कट हो रहा है कट कर दो, k कट हो गया, यहाँ पे k कट हो गया, फिर q कट हो गया और e कट हो गया, तो q और e कट हो गया और यहाँ पर रह गया, तो 4/x² रह गया। क्या रह गया 4/x², और यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, a माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर। ये a माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 इंटू a माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर, और ये x² यहाँ आ गया, तो ये रहा। अच्छा अब 4, अभी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लो। ओके, तो x² का स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट 2, और a माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया a माइनस एक्स। अब इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। क्या हो जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। तो 2a इधर ही रहा, माइनस 2x उधर गया तो प्लस 2x, प्लस 2x प्लस x प्लस 3x, तो 2a इज इक्वल्स टू प्लस 3x एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2a बाई 3। मतलब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस था a, तो अगर स्मॉल q को हम 2a/3 डिस्टेंस पर रखेंगे तब जाके वो जो स्मॉल q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा। डन। जो इसके पहले वाला न्यूमेरिकल था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम मान सकते हैं ये न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले में पूछा कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी सो दैट वो इक्विलिब्रियम में होगी, बीच में ही रखा हुआ है वो तो बोल दिया है। ओके, तो वैल्यू क्या होगी वो हमने पता की। इसमें चेंजेस क्या है, वो जो लेफ्ट और राइट पे जो चार्ज थे वो अलग अलग गिवन है। अगर वो सेम गिवन होते तो बीच में रख दो, हो गया काम। ऐसे ही एमसीक्यू में ऐसा पूछेंगे, फिर अब तब न्यूमेरिकल गिनने नहीं बैठना है, बड़े बड़े चार्जेस गिवन होंगे +3 पॉइंट ये वो, या फिर +300 Q ऐसा, और इधर 300 Q, दोनों 300 Q है। ओके, तो तुम्हें बीच में ही रखना है, फिर कैलकुलेट करने नहीं जाना है। ओके, बट फिर ऐसा केस मतलब कब कैलकुलेशन करना है और कब नहीं करना वो भी अच्छे से समझना। डन। ओके, चलो, तो ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड थे। एंड नेक्स्ट, चलो ऐसा न्यूमेरिकल तो हाँ, दिस यू कैन एक्सपेक्ट, वो जो ट्राइंगल था वैसा ही ट्राइंगल जैसा है, इजी है, बट हियर यू हैव टू अप्लाई योर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, दोनों इक्वल है और दोनों पॉजिटिव है, ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, अगेन 10⁻⁶ लिख देना है, इंटरेक्ट विथ अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3, अगेन 10⁻⁶ माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट शोन इन फिगर। फिगर गिवन है, ये शुरू किया क्या हमने? हाँ, फिगर गिवन है। अच्छा, सो ये फिगर गिवन है, Q1 है 2 माइक्रोकूलम, Q2 भी है 2 माइक्रोकूलम, दोनों ही पॉजिटिव है। अच्छा, और 3 माइक्रोकूलम ऐसे बीच में रखा हुआ है। ये पूरी फिगर नहीं है भाई, हाँ, ये तो सॉल्यूशन में कर दी है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और उनके बीच में एक यहाँ पर है, बस इतना ही गिवन है। 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, और ये गिवन है 3, ये गिवन है 4, और ये गिवन है 3, बस इतना गिवन है। ओके, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है। डन, इतनी फिगर गिवन है। अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब ये जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो वो तो दो चार्ज है, मतलब हमें सम करना पड़ेगा, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, और डायरेक्शन भी पता करनी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक 2 माइक्रोकूलम इधर है, एक 2 माइक्रोकूलम उधर है, दोनों के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब मिडल पोजीशन तक 3 मीटर और मिडल पोजीशन तक 3 मीटर, और 4 मीटर यहाँ पर गिवन है। डन, स्टार्ट करते हैं। इसको नाम दे दो 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। हमें तो 3 की ही बात करनी है, 3 पर जो भी फोर्स लगेगा और जो भी डायरेक्शन होगी वो बताना है ऑन 3 माइक्रोकूलम, तो 3 वाला ही बताना है। अच्छा, पहले 3 नंबर पे 1 नंबर की वजह से फोर्स लगेगा, F ऑन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, दैट्स इट।
तो निकाल के Q1 पता है 2 माइक्रोकूलम, Q2 पता है 3 माइक्रोकूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर वो नहीं पता, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें पता नहीं, तो वो पता करना पड़ेगा। तो वहां पे आ जाता है हमारा पीजीटी। यस ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 3 है और ये 4 है, तो ये तो 5 ही होगा, ये तो याद रह गया है ना, गिनने की जरूरत नहीं है। ओके सो कितना होगा से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ तुम्हारा 25, तो 5 आ जाएगा, 9 प्लस 16 कर लो, डन ना। ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो ए सी का स्क्वायर 25 मतलब ए सी कितना आ गया 5, डन। अब ये 5 आया, नीचे भी सेम ही है तो नीचे वाला भी 5 आएगा, डन। जितना ये डिस्टेंस है और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है और उतना ही डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस भी सेम ही आएगा 5 मीटर। अच्छा दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, आगे बढ़े। अच्छा चलो दोनों डिस्टेंस निकाल लिए। ओके अब वैल्यू और डायरेक्शन की बात करनी है, तो सबसे पहले अब देखो एक ही की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में सेम है, मतलब सेम ही लगेगा। अगर ये मेरा देखो, अरे हाँ देखो हमें ये 3 माइक्रोकूलम पे ढूंढना है, तो इन दोनों की बात करें तो 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो नीचे भी वैसा ही केस है 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम और अगेन डिस्टेंस कितना है 5, सेम। ओके तो सेम ही मैग्नीट्यूड होगा, सेम ही होगा, सो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। F force on 3 due to 1 is equals to force on 3 due to 2, दोनों सेम ही होगा इसलिए इक्वल टू लिख दिया है। अच्छा that is equals to k q1 q2 upon r square, so k q1 that is 2 into 10 raised to minus 6, q2 that is 3 into 10 raised to minus 6 divided by r square, तो 5 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 बच गया और ये 2 3 जा 6 और 9 6 जा 54, तो 54 by 25, 10 raised to 9 और 10 raised to 12, तो 10 raised to minus 3, डन। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है लेकिन हम आगे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो वैल्यू कितनी होगी ये फोर्स के ऊपर, मतलब 3 नंबर पर 1 की वजह से और 3 नंबर पर 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा, 1 की वजह से भी इतना लगेगा और 3 की वजह से भी इतना लगेगा, टोटल करना पड़ेगा अगर दोनों का करना है तो इतना लगेगा। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन अभी पता करनी है। ओके चलो अब वापस वही अभी हम जो ढूंढ रहे थे वो निकालते हैं, तो अभी देखो चलो मैं ही पूछ लूं, ये 3 है ये 1 है, मैं पता कर रहा हूँ F3 पर 1 की वजह से, तो ये हमारा डिस्टेंस है, तो ये मिलेगा 1 या ये मिलेगा 2, डायरेक्शन क्या मिलेगी, ये रहा 1 ये रहा 3, 1 मिलेगी। ओके देख लेते हैं, देखो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, अच्छा 3 ड्यू टू 1 को पकड़ो और 3 के पास ले जाओ, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मतलब रिपल्सिव लगेगा, तो 1 को मैं जैसे ही नजदीक ले जा रहा हूं रिपल्सिव फोर्स, तो ये भाई साहब भाग जाएंगे, तो करेक्ट 1, डन। तो वेल डायरेक्शन मिल गई हमें, नीचे की डायरेक्शन में F3 1 मिलेगा, तो ये जो तुम्हारी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये मिल गया F3 1, डन। देखो वो F31 F13 डायरेक्शन हमेशा आता ही रहेगा, एक न्यूमेरिकल नहीं होगा जहां पे वो नहीं आएगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना। ओके उल्टी डायरेक्शन ले ली तो तुम्हारा 0 आंसर की जगह प्लस आंसर आ जाएगा या 0 की जगह माइनस आंसर आ जाएगा। ओके या फिर 0 आना चाहिए वो नहीं आएगा। ओके चलो सो डायरेक्शन मिल गई F31 की, अब F3 पर 2 की वजह से जो है उसकी भी डायरेक्शन निकालते हैं, तो अगेन ये क्लीन कर देते हैं। अच्छा 3 पर 2 की वजह से ये रहा, अब वापस ऐसे फोर्स लगेगा या तो ऐसे फोर्स लगेगा,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। 3 पर 2 की वजह से, तो 2 को ले जाओ 3 के पास, दोनों प्लस है। 2 को ले जा रहे हैं 3 के पास, दोनों प्लस है, रिपल्सिव फोर्स 3 भाग जाएगा। या तो 3 नजदीक आएगा या तो 3 भाग जाएगा, दो रिपल्सिव है तो भाग जाएगा, भाग जाएगा मतलब दूर जाएगा। तो यस, ये 1 वाली, तो F32 ये डायरेक्शन हो गई। ओके, दोनों डायरेक्शन मिल गई, दैट्स इट। तो अभी ये दोनों डायरेक्शन मिल गई, मतलब वेक्टर मिल गया, वेक्टर मिल गया तो हम निकाल सकते हैं हमारा आंसर। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे कि यहां पर एंगल है, मान लेते हैं कितना, एज्यूमिंग थीटा एंगल। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा ऑपोजिट। ऐसे अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो देखो, दो लाइनें के बीच में, हाँ, दो लाइनें कौन कौन सी है दिखा दो। एक लाइन है तुम्हारी ये ब्लू वन, और एक लाइन है तुम्हारी ये पिंक वन। ये ले लो, कौन सी, ये वाली। डन। देखो, ये थीटा ब्लू और पिंक के बीच में, तो ये भी देखो पिंक और ब्लू के बीच में थीटा। डन। अभी ये ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये तो पूरी सिमेट्री ही है, 3 4 5 3 4 5 सिमेट्री ही है। तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और अगर नीचे वाला एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट में भी ये क्या होगा, थीटा। तो मेरे पास F31 वेक्टर है, F32 वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल भी है कितना, थीटा एंड थीटा, दैट इज 2 थीटा। तो ऐसे करना पड़ेगा ना, इतना टोटल, ये 30 है और ये भी 30 है, तो टोटल 60 होगा सपोज। ओके, तो अभी जैसे हमने निकाला था दो वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल भी पता है, ऐसे न्यूमेरिकल हमने किए 1 to 6 में। ओके, एग्जांपल्स में जैसे 120 एंगल था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब cos 120 वैसे लिखा था। तो वैसे करके हमें यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हमें ये थीटा क्या है वो तो पता ही नहीं। ऐसा करेंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन थीटा पता होगा तो मिलेगा ना। तो थीटा पता नहीं है, तो थीटा पता करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे पता करेंगे, देखो वैसा एक मेथड है, तो वहां से तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी और उनके बीच का एंगल मान लो 60, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, वैसे यहाँ पे 60 होगा तो 60 सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट f मिल जाएगा। ओके, वैसे भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली थीटा ना गिवन हो तो हम स्प्लिटिंग करके भी कर सकते हैं, जो हम वेक्टर को तोड़ देते थे प्लस और माइनस में, तो वैसे कर देते हैं। देखो वो भी इजी है। देखो, जैसे कि मेरा वेक्टर है ये F31, ये डायरेक्शन में है, अगर मैं क्वाड्रेंट निकालूं तो 4th क्वाड्रेंट में है, तो उसके x और y निकाल लो, तो ये रहा उसका x और ये रहा उसका y। ये एंगल थीटा है, जो एंगल थीटा हो वो cos, वो हमें पता है, याद है ना, याद भी है और पता भी है। अच्छा, तो ये वेक्टर है F31, तो उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में F31 cos थीटा, यस, और यहाँ पे नेगेटिव y में F31 sin थीटा, करेक्ट। वैसे ही दूसरे के निकालते हैं, तो दूसरा है F32 इधर और थीटा है यहाँ वाला, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी F32 cos थीटा, और ऊपर वाली ये ऐसे आएगा ना, दो ऐसे और ऐसे, तो ऊपर वाली डायरेक्शन हो जाएगी F32 sin थीटा। डन। ऊपर कितने, अब बस दो ही तो थे तो हमने निकाले, अब टोटल ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ही लग रहा है, कौन सा, F32 sin थीटा। टोटल नीचे कितने लग रहे हैं, एक ही लग रहा है, F31 sin थीटा। sin थीटा वो तो सेम ही है, 32 और 31 है, लेकिन हमने निकाल लिया है 31 और 32 तो सेम है, मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा। अच्छा, तो बाकी रहे ये दोनों, F32 cos थीटा पॉजिटिव x में और F31 cos थीटा भी पॉजिटिव x में। अगेन 31 और 32 तो सेम है। ओके, तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, उसको ऐसा लिख सकते हैं 2F32 cos थीटा या फिर 2F31 cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, तो 31 और 32 तो सेम है, तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अच्छा, तो बस अब सिर्फ cos थीटा ये देखो लिखा हुआ है, ये क्लीन कर दूं,
ओके देखो तो F3 इज इक्वल टू क्या मिला, F31 cos थीटा एंड F32 cos थीटा। अभी तुम उसको लिख सकते हो 2 टाइम्स F31 cos थीटा और इक्वल्स टू 2 टाइम F32 cos थीटा, जो लिखना है लिख दिया। अच्छा 32 की और 31 की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये रही हमने निकाली हुई है। अच्छा और फिर cos थीटा बाकी है, तो ये थीटा तो हमें पता ही है ना, हमने इसी को थीटा एज्यूम किया है। और cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये थीटा है, एडजेसेंट हो गया मेरा ये 4 और हाइपोटेनियस हो गया मेरा ये 5। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट 4 बाय हाइपोटेनियस 5, वो वैल्यू पुट कर दो 4/5, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। आता ही है, मतलब ये तुम्हें करना पड़ेगा, जो भी आंसर आए 2 4 8, ये कितना हो जाएगा 108 और 2 कितना होगा 216 और 2 332, ऊपर 332 आया ना, ऊपर का नहीं पता, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया तो कितना आया 3.456 into 10 raised to minus 3.456 into 10 raised to minus 3 यूनिट न्यूटन। यस ओके, सो ऊपर आया सपोज 232 जैसा आएगा और नीचे 25 आएगा 125 आएगा। ओके तो नहीं तो 125 आया तो फिर 3 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा, कैलकुलेट सही किया ना सर, डायरेक्ट उसका वो कर दिया ना, उसका 2.16 आ जाएगा 54/25 का। अच्छा और उसको डायरेक्ट 4/5 से मल्टीप्लाई किया। ओके रुको मैं भी कैलकुलेटर से कर लूं। 4 हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ओके डन। सिर्फ आंसर ही निकाला, ये इतना ही बाकी था। ओके ये देखो ना 10, ये कितना हुआ 54 2 जा 108, 108 4 जा तो 108 into 4 मतलब 100 into 4 तो 400 हो गया और 8 into 4 32 हो गया, तो 432 हो गया। 432 डिवाइडेड बाय 25 5 जा 125, तो आ जाएगा 3 पॉइंट, आंसर तो देखो 3 4 5 6। ओके रट्टा भी हो जाए, याद रह जाए ऐसा आंसर 3.456 10 raised to minus 3 न्यूटन। डन। ओके सिंपल था। क्या क्या हमने न्यूमेरिकल में, उन्होंने फिगर तो गिवन थी 2 माइक्रोकूलम और एग्जैक्ट सेंटर में कितना है 3 माइक्रोकूलम। तो ये 3 माइक्रोकूलम पे ये जो दूसरे 2 है उसकी वजह से कितना नेट फोर्स लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो बताओ। ओके डन, बस इतना ही पूछा है। तो अभी देखो ऊपर नीचे का तो कैंसल आउट हो गया और यहाँ हमने वैल्यू पुट की तो +x डायरेक्शन में हमने आंसर मिल गया। डन। ओके मेन चीज यहाँ पर पहले तो ये डिस्टेंस निकालना है, वो तो हम पीजीटी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो निकाल लिया। और उसके बाद डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, वैल्यू तो पता ही है k q1 q2/r², लेकिन डायरेक्शन निकालना इम्पोर्टेंट है। तो वो दोनों वैल्यू पुट करो तो आंसर आ गया। डन। ओके दैट्स इट। तो इतना रखते हैं, इतना ही था, हाँ बस इतना ही था। ओके सो PYQ हमारे कूलम्स लॉ के ऊपर जो PYQ, सारे टॉपिक के ऊपर नहीं, पर्टिकुलरली कूलम्स लॉ के ऊपर जितने भी PYQ थे और बुक में जितने एग्जाम्पल थे वो हमने डिस्कस किए। तो बुक वाले 6 न्यूमेरिकल्स एज वेल एज आज जो हमने 5-6 न्यूमेरिकल्स जितने भी किए, कितने की गिन लेने हैं 1 2 3 4 5 और 6 और 6 12 न्यूमेरिकल किए। तो ये 12 न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगर ट्राई करना हो तो ट्राई करना हो नहीं करो क्या एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ओके और जैसे जैसे वहाँ डाउट्स हो तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाँ ये मैं अभी भेज देता हूँ, अभी भेज। ओके डन। तो दैट्स इट, इतना रखते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना और जिसकी वो टेस्ट बाकी है वो प्रिपेयर करके टेस्ट भी कंप्लीट कर दे।